अब हम आ जाते हैं जरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ फॉर लॉयर्स एंड फॉर जुडिशियल एस्पायरेंट्स, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इस पे क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोविजंस दैट यू कैन यूज़। ठीक है, तो पहले हम जरा लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट देख लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कह रही है। अब रूल 17 देखिए ऑर्डर 6 का। वो कहता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the party. So mark this word, mark these words, determining the real questions in controversy between the parties. इससे आपको पता चलता है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता क्यों है। प्राइमरी रीजन कोर्ट के लिए ये है टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। अब प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो सेज दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial. अब ड्यू डिलिजेंस वाला जो प्रोवाइजो है इसको आप मार्क कर लीजिए, मार्क द वर्ड्स ड्यू डिलिजेंस और मार्क द वर्ड्स ट्रायल। ये आपको ध्यान में रखने की चीज़ है क्योंकि 2002 के बाद से अब जो अमेंडमेंट है ना उन पे एक छोटी सी रिस्ट्रेंट लगी हुई है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में। वो बस ये है कि ट्रायल के बाद आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अलाउड नहीं होगा जब तक ये नहीं दिखा दिया जाए कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस यू कुडंट हैव रेज दैट मैटर अर्लियर। ठीक है, अब जरा हम इंटरप्रेट करते हैं रूल 17 को। लिखा है कोर्ट में एट एनी स्टेज of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि कोर्ट में मतलब उसका डिस्कशन है, चाहे तो अलाउ करे। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो वो कहता है एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो शुरुआत होती है रूल 17 की दैट कोर्ट में एट द एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब चाहे तो। लेकिन जो लैटर पार्ट है ये कहता है कि ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज आर नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चंस इन कंट्रोवर्सी। तो सुनने में ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है और देखने में भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, पर है नहीं। अब इसकी रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सप्लेन की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पहला पार्ट है द वर्ड में गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू अलाउ और डिसअलाउ द एप्लीकेशन फॉर प्लीडिंग्स। ठीक है, इन सेकंड पार्ट द वर्ड शैल गिव्स ऑब्लिगेटरी डायरेक्शन टू द सिविल कोर्ट टू अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इफ दिस अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रीजनिंग ये एक्सप्लेन की कि सिविल कोर्ट्स के ऊपर एक बाउंडेशन है कि जहां पे भी उनको लगता है कि जो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स उनके सामने जो दायर की गई है इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रियल क्वेश्चंस, तो वहां पे वो अमेंडमेंट अलाउ करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जरा मैं कुछ कार्डिनल टेस्ट की बात कर लेता हूं दैट व्हाट आर द कार्डिनल टेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। क्या है वो? पहला ये है कि whether the amendment is necessary for the determination of real question in controversy। ये पहला सवाल है, ये पहला टेस्ट है। Secondly, can the amendment be allowed without injustice to the other side? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, can the amendment be allowed without injustice to the other side? देखिए, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई that the amendment is necessary to decide the real questions in controversy between the parties, then the amendment should be allowed. In other words, if there is no necessity to decide the real controversy between the parties, then the amendment should not be allowed. Like the first condition, the second condition is also equally important, according to which no amendment will be allowed which will cause injustice to the opposite party. It is a settled law that the amendment can be allowed if it can be made without injustice to the other side, but it is also a cardinal rule that there is no injustice to the other side when the other side can be compensated by cost। अगर opposite side को you can compensate
by the requisite amount of cost कि भाई ये एकदम बिलेटेड अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट कर रहे हैं और आपको जो भी परसीव्ड इनजस्टिस है उसको हम कॉस्ट से कंपनसेट कर सकते हैं. मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन से if you can be compensated, then there is no injustice in the eyes of law. If you can be compensated by cost, then there is generally no injustice according to the cardinal rule of law. और प्रिंसिपल्स क्या आपको ध्यान में रखने होते हैं while dealing with the application for amendment of pleadings? देखिए, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में आपको जज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है? तो इसमें क्या प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं? पहला, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग मस्ट बी लिबरली कंस्ट्रूड. इसका लिबरल कंस्ट्रक्शन होता है विद अ व्यू टू प्रोमोट द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड नॉट टू डिफीट देम. लिबरल कंस्ट्रक्शन. सेकेंडली, the purpose and the object of the rules of pleading is to decide the real controversy between the parties and not to punish them for their mistake, negligence or shortcomings. अब ordinarily आप जानते हैं कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इन ड्राफ्टिंग द प्लीडिंग्स, या कोई मैटर स्किप हो जाता है, या कुछ रिलीफ जो क्लेम करनी थी वो शायद नहीं क्लेम कर पाते हैं ड्यू टू फोरसाइट, नेग्लिजेंस और सम अदर कॉज. कि हो सकता है काउंसिल ने सोचा हो हमें वो रिलीफ नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं कि वो रिलीफ क्लेम ही नहीं करते, तो उसने वो रिलीफ ड्राफ्ट ही नहीं की. लेकिन काउंसिल को अपने साइड से ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि क्या रिलीफ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी. ही शुड बी क्लेमिंग ऑल द रिलीफ्स विच ही इज़ केपेबल ऑफ क्लेमिंग ऑन अ सिंगल कॉज ऑफ एक्शन. लेकिन मान लीजिए उसने सोचा कि जज साहब नहीं देंगे, हो सकता है रिलीफ पढ़ के वो नाराज़ हो जाएं, तो हम रिलीफ क्लेम ही नहीं करते. कभी कभी कुछ काउंसिल्स ऐसा सोचते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई सी मिस्टेक, नेग्लिजेंस या फॉर सम अदर रीज़न प्लीडिंग्स में कोई ओमिशन हुआ है, कोई मैटर था जो लिखना था जो नहीं लिखा गया है, या कोई मैटर था जो क्लेम करना था जो नहीं क्लेम किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीडिंग शुड बी अलाउड. क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल्स ऑफ प्लीडिंग इज व्हाट? रूल्स ऑफ प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिसाइड द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज. ये मेन ऑब्जेक्ट है. तभी जो प्रोविजन है, प्रोविजन भी यही टर्मिनोलॉजी यूज करता है और वो कहता है कि ऑल द अमेंडमेंट शैल बी अलाउड विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी. ठीक है. नेक्स्ट, the exercise of discretionary power must be governed by judicial considerations, and why the discretion? The greater care and circumspection. अब देखिए, डिस्क्रेशन तो है कोर्ट के पास कि वो चाहे तो अलाउ करे अमेंडमेंट या नहीं, लेकिन जितना बड़ा डिस्क्रेशन होता है उतना ही केयर से जज को एक्सरसाइज करना पड़ता है वो डिस्क्रेशन. क्योंकि जुडिशियल डिस्क्रेशन कोई विम्स और फैंसी नहीं होती है या मनमानापन नहीं होता है जज का. जब भी जुडिशियल डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है जज, तो वो साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक और लॉ पे करता है. ठीक है. ही इज वेरी ऑब्जेक्टिव while granting or dismissing the application. तो discretionary powers judicial considerations के साथ exercise होंगे. ठीक है. Even though the power is very wide for the judge or the court in general to allow the amendment, it must not be construed in a manner that it can be carelessly exercised. ठीक है. Next important thing is that the rule of amendment is essentially a rule of justice, equity and good conscience. And the power of amendment should be exercised in larger interest of doing full and complete justice to the parties before the court. ठीक. Next is that the court should not go into the correctness or falsity of the case in the amendment while dealing with the application for amendment. Now you should keep this last principle in mind. It is very important कि जब अमेंडमेंट अलाउ कर रहा होता है ना कोर्ट, या अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देख रहा होता है, when it is considering the application for amendment, then the court shouldn't actually try to determine the correctness or falsity of the case of the party which is applying for the amendment. ठीक है. You are not supposed to hold a mini trial there. All you need to consider is whether this amendment is necessary for the purpose of determining the real question in controversy, and can it be granted without the injustice to the other side. These are your primary considerations. You don't have to hold a mini trial there. You don't have to suppose कि ये जो
पार्टी है जो अप्लाई कर रही है अमेंडमेंट के लिए, इनका केस झूठा है और ये अमेंडमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है जिसके बेसिस पे ये सक्सीड कर पाएंगे, इनके पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है जिस पे ये जो अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं अपनी प्लीडिंग में उस क्लेम को सेटिस्फाई कर सकें, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज देन यू आर होल्डिंग अ मिनी ट्रायल, then you are behaving as if you have framed an issue on that point and you are deciding that issue. You don't have to do that. Amendment की application grant करते वक्त you do not go into correctness or falsity of the case. ठीक है, ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे सीआरपीसी में चार्ज फ्रेमिंग के वक्त आपको क्या डिटरमाइन करना होता है, आपको प्राइमा फेसाई केस देखना होता है। सीआरपीसी में यू हैव टू सी द प्राइमा फेसाई केस कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं। अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है देन यू हैव टू फ्रेम द चार्ज, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू डोंट होल्ड अ मिनी ट्रायल देयर। प्राइमा फेसाई केस क्या होता है, अज्यूमिंग दैट द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज द गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ। आप मान लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो भी कह रहा है वो सच है पूरी तरीके से। अब ये हो सकता है कि ट्रायल के दौरान पे उसका खंडन हो, ठीक है, मतलब opposite party is able to dismantle the story of the prosecution, that is a different thing, but that will come at the point of trial, वो ट्रायल के दौरान पता चलेगा। लेकिन चार्ज फ्रेमिंग के दौरान आप नहीं डिसाइड करते कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सच है या झूठ है, आप देखते हो प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या नहीं। वैसे ही जब आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर रहे होते हो तो आप मिनी ट्रायल नहीं होल्ड करते हो, यू डू नॉट गो इनटू द करेक्टनेस और फॉल्सिटी ऑफ द केस ऑफ द पार्टी विच इज अप्लाइंग फॉर द अमेंडमेंट, ठीक है। You just determine that whether the amendment is necessary for the purpose of determining the real question in controversy and whether can it be allowed without injustice to the other side. Now I am very much thankful to the judgment of the Supreme Court in Messrs. Raj Vetu Builders versus Messrs. Narayan Swamy and Sons and others, decided on 9th October 2009, because they made my job simpler. What they did is trace the legislative history, objects and reasons for incorporating Order 6 Rule 17 in CPC. Had this judgment not been there, I would have to work much more harder in order to explain you the legislative history and objects, because then I have to gather all these case laws by myself. But Supreme Court has compiled all those case laws at one single place. So this is a very good judgment. Reva Jitu Builders versus Narayan Swamy. Okay? It is a very, very good judgment. In this judgment, Supreme Court traced the legislative history, objects and the reasons for incorporating Order 6 Rule 17, and it found that the courts are flooded with filing of such applications, and indiscriminate filing of such application of amendment is one of the main reasons for delay in disposal of civil cases. So, in order that a clear guideline may be framed in disposing of these applications, Supreme Court first found it fitting that let us see why this provision was first incorporated into CPC to begin with. Now, Supreme Court first had a look at Section 53 of the old CPC of 1882. And Supreme Court said that we deem it appropriate to give historical background to Rule 17 of Order 6, which corresponds to Section 53 of the old Code of 1882. It is similar to Order 21, Rule 8 of the English law. And after reproducing Order 6, Rule 17, Supreme Court said that in our considered view, Order 6, Rule 17 is one of the important provisions of CPC, but we have no hesitation in also observing that this is one of the most misused provision of CPC for dragging the proceedings indefinitely, particularly in Indian courts which are otherwise heavily overburdened with pending cases. All civil courts ordinarily have a long list of cases. Therefore, the courts are compelled to grant long dates which causes delay in disposal of the cases. The applications for amendment lead to further delay in disposal of the cases. अब आप जानते हैं कि pleadings को liberally construe किया जाता है और Order 6 का Rule 17 भी liberally construe करना है, मतलब ordinarily application grant होती ही है, लेकिन इसकी वजह से कोर्ट overburdened भी होते हैं और इसकी वजह से डिले भी होता है, ये भी रियलिटी है. Then Supreme Court said that it may be pertinent to mention that with a view to avoid delay and to ensure expeditious disposal of the suit, Rule 17 was
deleted on the recommendation of Justice Malimat Committee by the Court of Civil Procedure Amendment Act 1999, but because of public uproar, it was revived. Justice C.K. Thakkar, an eminent former judge of Supreme Court, in his book on Code of Civil Procedure 2005 edition, अब इन्हीं की बुक से इनका लॉयर्स एडिशन पढ़ के ही मैं CPC सीखा था. So I am very grateful to this man. I started my CPC journey with the lawyers edition of Code of Civil Procedure by Justice C.K. Thakkar. और मैं उसके ही मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स आपको भी बताता हूँ. इसे विदाउट बाइंग दैट बुक यू आर capable of understanding the entire principles that are contained therein. 5 volumes में आती है वो book. Nonetheless, Supreme Court said that Justice C.K. Thakkar, an eminent former judge of Supreme Court, in his book of CPC 2005 edition, incorporated this information while dealing with the object of amendment. In a recently published, unique, unusual and extremely informative book, Justice, Courts and Delay, the author Arun Mohan, a senior advocate of the High Court of Delhi and of Supreme Court, from his vast experience as a civil lawyer, observed that 80% of the applications under Rule 6 Order 17 are filed with the sole objective of delaying the proceedings, whereas 15% applications are filed because of lackadaisical approach in the first instance, and 5% of the applications are those where there is actual need of amendment. अब lackadaisical का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो it means being lazy, आलस से. ठीक है, ये सारे वर्ड्स कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि जुडिशरी के पेपर में वर्ड मीनिंग भी आता है और एंटोनिम सिनोनिम भी पूछते हैं. तो अगर आपको नहीं ध्यान होगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है तो नंबर जाएंगे. सो इंग्लिश इसमें थोड़ी अच्छी लगनी होती है. तो ये जो जुडिशरी में जो ऑफन यूज टर्म्स हैं, जो ओल्ड इंग्लिश के टर्म्स हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दिया करिए. देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट बुक that and 5% of the applications are those where there is an actual need of amendment. So according to that learned author, we have a situation where 95% of the applications are not necessary to be granted. ठीक है, 95% of the applications ऐसी हैं जिनको ग्रांट नहीं करना चाहिए. सिर्फ 5% of the application ही ऐसी हैं जिनमें एक actual need of amendment है. Then Supreme Court continuing says, his experience further revealed that out of these 100 applications, 95 applications are allowed and only 5 or even maybe less are rejected. According to him, a need of amendment of pleading should arise in a few cases, and if proper rules with regard to pleading are put into place, it would only be in rare cases. मतलब उनके हिसाब से amendment of pleadings rare cases में grant करना चाहिए. अब देखिए, law तो ऐसा है नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया है? यू हैव टू कंस्ट्रू दिस प्रोविजन लिबरली. तो लिबरल कंस्ट्रक्शन का यही इफेक्ट होगा. Nonetheless, going further, Supreme Court said, therefore, for allowing the amendment, it is not just the cost, but the delay caused thereby, the benefit of such delays, the additional cost which has to be incurred by the victim of amendment has to be considered. The court must scientifically evaluate the reasons, purpose, and the effect of the amendment, and all the factors must be taken into consideration while awarding the cost. तो सुप्रीम कोर्ट उस बुक के कंटेक्स्ट में अभी बात कर रहा था. अभी कोई लॉ नहीं लेट डाउन कर रहा है. अभी वो बस हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे और फिर सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट पे बात कर रहा है. ठीक है. देन सुप्रीम कोर्ट सेड टू कर्टेल डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस. In 1999, the legislature altogether deleted Rule 17. Supreme Court के जजमेंट में मिस्टेक है. Nonetheless, Supreme Court said that in 1999 the provision was altogether deleted by Rule 17, which meant that the amendment of pleading would no longer have been permissible. Legislature ने सीधे delete ही कर दिया था 1999 में. But immediately thereafter the deletion, there was a widespread uproar, and in 2002 Rule 17 was restored, but added a proviso. और proviso में क्या लिखा था वो मैं पढ़ चुका हूँ आपके लिए कि ट्रायल के बाद नहीं अलाउ होगा amendment of pleadings unless it can be ensured that in spite of due diligence you could not have raised that matter earlier. In this context, author Arun Mohan observed in his book that although the proviso has been improved, the fact remains that the amendment should be permissible only if sufficient ground to allow such amendment are made out, and further only on stringent terms. To that end, the rule needs to be further tightened, according to the author, and Supreme Court is agreeing with that viewpoint.
Supreme Court then said that the general principle is that the courts at any stage of the proceedings may allow either party to alter or amend the pleadings in such manner and on such terms as may be just. And all those amendments may be allowed which are imperative for determining the real question in controversy between the parties. The basic principles of granting or refusal of amendment articulated almost 125 years ago are still considered to be correct statement of law, and our courts have been following the basic principle laid down in these cases. So, Supreme Court first quoted the English case of Cropper versus Smith and said that the object underlying the amendment of pleadings has been laid down by Lord Justice Brougham in the following words, and I quote, "It is well established principle that the object of the court is to decide the rights of the parties and not to punish them for mistakes which they make in conduct of their cases by deciding otherwise than in accordance with their rights. I know of no kind of error or mistake which, if not fraudulent or intended to overreach, the court ought not to correct, if it can be done without injustice to the other party. Courts do not exist for the sake of discipline, but for the sake of deciding the matters in controversy. And I do not regard such amendment as a matter of favor or grace. It seems to me that as soon as it appears that the way in which the party has framed its case will not lead to the decision of the real matter in controversy, it is as much as a matter of right on his part to have it corrected, if it can be done without injustice, as anything else in a case is a matter of right." तो इस इंग्लिश केस में सबसे पहले ये प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे कि एक बार ये पता चल गया कि द अमेंडमेंट इज नेसेसरी for the determination of real matter in controversy, then it becomes the matter of right of the party to have his pleadings corrected. Or agar it can be allowed without the injustice to the other side, then the courts must allow such amendment. ठीक है, इसी की वजह से आप जब रूल 16 देखते हैं तो वो कुछ ऐसी ही बात करता है. वो अगर आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे प्रोवाइजो तो वो भी ऐसी ही बात कर रहा है. हाँ, बस इनजस्टिस टू द अदर साइड वाली बात नहीं की है, बट आपने देखा होगा लैटर पार्ट में रूल 17 का जो लैटर पार्ट है वहाँ पे कहता है एंड शैल अलाउ ऑल सच अमेंडमेंट्स. शैल शब्द का यूज ही इसीलिए किया गया है क्योंकि लेजिस्लेचर चाहता है कि अगर कोर्ट को पता चल गया कि द अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, देन द कोर्ट मस्ट अलाउ सच अमेंडमेंट. ठीक है, इफ इट कैन बी डन विदाउट इनजस्टिस टू द अदर साइड. ये एक्स्ट्रा टर्म जुडिशरी की तरफ से. नाउ सुप्रीम कोर्ट डिस्कसेस अनदर इंग्लिश केस ऑफ वेल्डन वर्सेस नील. In that case, A had filed a suit against B for damages for slander. A thereafter applied for a leave to amend the plaint by adding fresh claims in respect of assault and false imprisonment. ठीक है, A ने B के खिलाफ सूट फाइल किया था for damages for slander. A ने उसके बाद अप्लाई किया before the court for leave to amend the plaint by adding fresh claims in respect of assault and false imprisonment. वो दो और मैटर ऐड करना चाहता था. On the date of the application, the claims were barred by law of limitation, though they were within the period of limitation on the date of filing of the suit. मतलब सिचुएशन ये थी कि अगर A ये दोनों मैटर्स असॉल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट इंक्लूड कर लेता प्लेंट में तो वो लिमिटेशन के अंदर होता, लेकिन जिस डेट को उसने एप्लीकेशन मूव की है फॉर अमेंडमेंट, उस डेट को वो दोनों क्लेम्स आर बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. तो कोर्ट ने उस केस में बोला कि वी कैन नॉट अलाउ द अमेंडमेंट क्योंकि अफेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द अमेंडमेंट वुड टू टेक अवे फ्रॉम बी द लीगल राइट दैट इज द डिफेंस अंडर लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड दस वुड प्रेजुडिस हिम. है ना, तो यहां पे प्रेजुडिस की बात आ गई. क्या कहते हैं, इंग्लिश कोर्ट ने बोला था कि अगर हमने ये क्लेम अलाउ कर दिया तो आज की डेट में इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट इट वाज विद इन द लिमिटेशन. तो अगर हमने ये क्लेम आपका अलाउ किया तो बी के पास जो एक लीगल राइट अक्रू हुआ है दैट इज अ डिफेंस दैट इज अवेलेबल टू हिम अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, वो चला जाएगा. तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इट वुड कॉज प्रेजुडिस टू हिम, इट विल कॉज इनजस्टिस टू हिम. इसलिए कोर्ट ने अमेंडमेंट डिसअलाउ कर दिया था. इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है द रूल हाउएवर इज नॉट अ यूनिवर्सल वन एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सच एन अमेंडमेंट मे बी अलाउड बाय द कोर्ट notwithstanding the law of limitation. The fact that the claim is barred by law of limitation
is but one of the factors to be taken into account by courts in exercising a discretion as to the whether amendment should be allowed or refused. But it does not affect the power of the court if the amendment is required in the interest of justice. अब जो लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला पॉइंट है ना, देखिए इसमें थोड़ा एलैबोरेशन मुझे करना है आपको जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बता के. पहले जनरल प्रिंसिपल्स जान लीजिए, फिर हम जरा लॉ ऑफ लिमिटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे. क्योंकि देखिए जनरल रूल जान लीजिए. अभी जनरल रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अगर ये देख लिया गया दैट द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, तो जनरली कोर्ट नहीं ग्रांट करेगा आपकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन. ठीक है, जनरली योर एप्लीकेशन वुड नॉट बी ग्रांटेड. इट इज ओनली व्हेन यू प्रूव दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस और सम अदर कॉज ऑफ एक्सेप्शनल नेचर दैट यू कुडंट हैव इंक्लूडेड दिस मैटर अर्लियर, ओनली देन विल कोर्ट अलाउ दैट अमेंडमेंट. ठीक है, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट जब भी अलाउ होता है तो ऐसा माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ द सूट आपने इंक्लूड किया था, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक. ठीक है, मान लीजिए आपने जो सूट है वो दायर किया 2017 को, ठीक, और कोर्ट ने कई सालों के लिए अजर्न कर दिया. आपने फिर एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट मूव की कब? 2020 में. ठीक है, अब आप अपने सूट में एक और मैटर इंक्लूड करना चाहते हैं विच इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन. तो अगर एप्लीकेशन आपकी ग्रांट हो गई और कोर्ट ने ये देखा कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट योर क्लेम वाज विद इन द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो अफेक्ट उस एप्लीकेशन के ग्रांट करने का ऐसा ही होगा जैसे कि आपने अपनी प्लेंट में वो क्लेम ओरिजिनली इंक्लूड किया हो. उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक. ठीक है, मतलब इट रिलेट बैक्स टू द ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग द सूट. ठीक है, अब इस पे मैं बाद में एलैबोरेट करूंगा, पर लमसम उस पे यही है. तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में एक चीज जान लीजिए कि जनरली कोर्ट नहीं ग्रांट करता जब तक आप अपना केस एक एक्सेप्शनल सिनेरियो में ना ले आए. क्योंकि देखिए लिमिटेशन के लॉ से डिफेंस को एक अच्छा सा डिफेंस मिलता है. ठीक है, ऑपोजिट साइड को एक अच्छा डिफेंस मिलता है. और अगर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अगर अमेंडमेंट अलाउ करता है देन इट डेफिनेटली कॉजेज इनजस्टिस टू द अदर साइड, क्योंकि उसके फेवर में एक डिफरेंस अक्रू कर गया था, लेकिन आपने बाय अमेंडमेंट वो डिफरेंस हटवा दिया क्योंकि आपने अमेंडमेंट अलाउ कर दिया. और इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट द क्लेम शुड हैव बीन विद इन लिमिटेशन. अगर एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट क्लेम लिमिटेशन में तब भी नहीं है तो फिर अमेंडमेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक रिलेट्स टू एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट या किसी और स्टेज पे जहां पे भी कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करे. ठीक है, अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट ही अगर आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, लिमिटेशन, वो आपका क्लेम लिमिटेशन के अंदर नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन योर क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन. ठीक है, नॉनदलेस हम वापस जनरल प्रिंसिपल्स पे आते हैं. तो आपने वेल्डन वर्सेस नील का एक एग्जाम्पल देख लिया जहां पे डिनाई कर दिया गया था अमेंडमेंट क्योंकि ऑपोजिट साइड के पास बी के पास एक लीगल राइट अक्रू कर गया था, दैट वाज डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन. और अगर ऐसा अमेंडमेंट ग्रांट किया देन इट वुड कॉज प्रेजुडिस टू हिम. ठीक है, सो द कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट दैट अमेंडमेंट. नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्कस किया वो है स्टीवर्ड वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन ट्रामवेज कंपनी. अब इस केस में प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ट्रामवेज कंपनी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी in allowing the tramways to be in a defective condition. The company denied the allegations of negligence. It was not even contended that the company was not the proper party to be sued. More than 6 months after the written statement was filed, the company applied for a leave to amend the defense by adding that the plea that under the contract entered into between the company and the local authority, the liability to maintain the tramways in proper condition was with the local authority and not with the company, and therefore the company was not liable. On the date of the amendment application, the plaintiff's remedy against the local authority was time barred. Matlab, it was barred by law of limitation. Had the agreement been pleaded earlier, the plaintiff could have filed the suit even against the local authority. Under such circumstances, the amendment was refused by the court.
ये भी एक आपको जनरल प्रिंसिपल इस केस से मिलता है। जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हमारे बने हैं ना, वो केस लॉज से बने हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको एक जनरल प्रिंसिपल मिलता है। ये दोनों केस लोकस क्लासिकस माने जाते हैं, स्टीवर्ड वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन ट्रामवेज कंपनी और वेल्डन वर्सेस नील, और साथ में ये भी आपका क्या नाम है, क्रॉपर वर्सेस स्मिथ। अब स्टीवर्ड वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन ट्रामवेज कंपनी में जस्टिस पॉलॉक ने, कोटिंग विद अप्रूवल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ Justice Bramwell, rightly observed that the test as to whether the amendment should be allowed is whether or not the defendants can amend without placing the plaintiff in such a position that he cannot be recouped, as it were by allowance of any cost or otherwise. According to him, such an amendment ought not to be allowed. मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा था कि अगर हमने ऐसा अमेंडमेंट अलाउ कर दिया तो प्लेंटिफ का क्लेम क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा, है ना। अगर आप शुरुआत में ही वो डिफेंस ले लेते तो प्लेंटिव लोकल अथॉरिटी के खिलाफ जा सकता था, लेकिन आप एट दी बैक एंड ऑफ द ट्रायल क्लेम कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ये जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी की थी, मेरी नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेंटिफ है, ही कैन नॉट बी रिकूप्ड बाय कॉस्ट्स, ठीक है, कॉस्ट विल नॉट कंपनसेट हिम ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हम अमेंडमेंट नहीं अलाउ करेंगे बिकॉज इट विल कॉज इनजस्टिस टू द अदर साइड। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि वेदर द अमेंडमेंट विल कॉज इनजस्टिस टू द अदर साइड, हम ये भी कंसिडर करते हैं कि क्या उस अदर साइड को कंपनसेट किया जा सकता है कॉस्ट के द्वारा या नहीं। अगर इसका आंसर हाँ है तो जनरली ये बोला जाता है कि yes, the injustice will not result, क्योंकि एक बहुत फेमस मैगज़िम है इस कंटेक्स्ट में, cost is the panacea for all else. Then Supreme Court moved further and discussed the case of Kishan Das versus Rachappa Vidhopa. In this case, Supreme Court said that it is probably the first leading case decided by the High Court of Bombay under the present court of CPC. There, a plaintiff averred that in pursuance of a partnership agreement, he delivered rupees 4001 rupees worth of cloth to B. मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर प्लेंटिफ ने 4001 रुपए तक के क्लोथ्स बी को दिए। बी वॉज द डिफेंडेंट, ठीक है। एंड देन प्लेंटिफ सूड बी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो सूट किस लिए फाइल हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स। द ट्रायल कोर्ट फाउंड दैट ए डिलीवर्ड द क्लॉथ वर्थ रुपीज 4001 बट हेल्ड दैट देयर वाज नो पार्टनरशिप एंड द सूट वाज नॉट मेंटेनेबल। इन अपील, ए सॉट एन अमेंडमेंट ऑफ एडिंग अ प्रेयर फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 4001। अब अपील में जो ए थे प्लेंटिफ, उन्होंने एक अमेंडमेंट अपनी प्रेयर में लाने की कोशिश की कि वो 4000 रुपए रिकवर कराए जाए, ठीक है। आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने यही हेल्ड कर दिया कि देयर वाज नो पार्टनरशिप एंड द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। ऑन दैट डे, उस दिन, द क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ मनी वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। द अमेंडमेंट वाज अलाउड बाय द appellate court and the suit was decreed. B challenged the decree. The High Court upheld the order and dismissed the appeal, and referring to the English decisions on the point, it said that from the imperative character of the last sentence of the rule, it seems to me to be clear that at any stage of the proceeding, all amendments ought to be allowed which satisfy the two conditions: A, not working injustice to the other side, and B, of being necessary for the purpose of determining the real question in controversy. It also said that the practice is to allow all the amendments, whether introducing fresh claims or not, so long as they do not put the other party at a disadvantage, for he cannot be compensated by cost. ऐसी disadvantage नहीं देनी चाहिए which cannot be compensated by cost. तो टेस्ट वही है। क्या दो कार्डिनल टेस्ट हैं? पहला, नॉट वर्किंग इनजस्टिस टू द अदर साइड, और दूसरा, which are necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties. It was further said in that very judgment that in my opinion, two simple tests, and only two, need to be applied in order to ascertain whether a given case is within the principle.
First, could the party asking to amend and obtain the same quantity of relief without the amendment? If not, then it follows necessarily that the proposed amendment places the other party at disadvantage. ठीक है? It allows the opponent to obtain more from him than he would have been able to obtain but for the amendment. Secondly, in those circumstances, can the party thus placed at a disadvantage be compensated by cost? If not, then the amendment ought not, unless the case is so peculiar as to be taken out of the scope of the rule, be allowed. तो इन्होंने उसी दो कार्डिनल टेस्ट को अलग तरीके से बोला. उन्होंने कहा कि पहला चीज जो आप कंसिडर करेंगे वो ये होगा कि जो पार्टी अमेंडमेंट मांग रही है क्या वो वैसी रिलीफ क्लेम कर पाती अगर वो अमेंडमेंट ना क्लेम करती. मतलब वो आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहता है कोर्ट आपको कि ऐसे सोचिए कि जो पार्टी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आपके सामने रखी है और जो रिलीफ वो क्लेम कर रही है क्या वो कर पाती अगर वो ऐसा अमेंडमेंट प्लेस ना करती. अगर इसका आंसर है नहीं, वो ना क्लेम कर पाती अनलेस एंड अनटिल इट क्लेम्स सच अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, तब इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी डिसएडवांटेज में जाएगी क्योंकि इट अलाउज द प्लेंटिफ टू ऑब्टेन मोर फ्रॉम हिम देन ही वुड हैव बीन एबल टू ऑब्टेन बट फॉर सच अमेंडमेंट. दूसरा सर्कमस्टेंस क्या है? दूसरा सर्कमस्टेंस जो कोर्ट कंसिडर करेगा ठीक इसी के बाद कि जो पार्टी डिसएडवांटेज में है क्या उसे कॉस्ट से कंपनसेट किया जा सकता है. अगर आंसर है नहीं तो अमेंडमेंट नहीं अलाउ होगा क्योंकि जो आपको ध्यान होगा टेस्ट जो है वो साथ में ये भी कहता है कि अगर कॉस्ट से कंपनसेशन नहीं हो रहा है अपोजिट पार्टी का देन अमेंडमेंट शुडंट बी अलाउड. तो वही जजेस ने भी कहा अगर ऑपोजिट पार्टी विच हैज बीन प्लेस्ड एट डिसएडवांटेज कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय कॉस्ट देन द अमेंडमेंट ऑट नॉट टू बी अलाउड अनलेस, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन रख दी, अनलेस द केस इज सो पेक्यूलियर सो हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द रूल. ठीक है, इस रूल के स्कोप से बाहर ले जाया जाए, ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. एक चीज और आपको बता दूं, ऑर्डर 6 का रूल 17 एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, यू कैन कपल इट अप विद इनहेरेंट पावर. सीपीसी में सिविल कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर होती है तो यू कैन कपल इट विद सेक्शन 151. तो ऐसी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस आएंगी लेकिन उसको हम बाद में डील करेंगे. वी विल डील विद देम लेटर. पहले जनरल प्रिंसिपल समझिए फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन समझिए. हमेशा ऐसे ही लॉ समझना चाहिए. लॉ को कभी भी एक्सेप्शनल सिनेरियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए. हमेशा जनरल प्रिंसिपल्स फर्स्ट आते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस की चीजें देखी जाती हैं. ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड नेक्स्ट जजमेंट. अच्छा ये जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जितने भी जो जजमेंट्स अभी डिस्कस कर रहा है अब इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट इज अप्रूविंग दीज जजमेंट्स. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो इन जजमेंट से निकल रहे हैं और जो पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड इट बाइंड्स ऑल द कोर्ट्स. ठीक है, आप जानते हैं लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप एक चीज जान लीजिए कि ये जितनी भी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, इट बाइंड्स द कोर्ट एंड यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ देम while deciding an application for amendment. ठीक है, then Supreme Court considered another Bombay High Court judgment of Amulak Chand, Mewaram and others versus Babulal Kannalal Taliwala. ठीक, अब इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर 6 रूल 17 का स्कोप एक बार फिर जज किया और बोला द क्वेश्चन वेदर देयर शुड बी एन अमेंडमेंट और नॉट रियली टर्न्स अपॉन वेदर द नेम इन विच द सूट इज ब्रॉट is in the name of a non-existent person or whether it's merely a misdescription of existing person. In the former case, the suit is a nullity and no amendment can cure it. In the latter case, prima facie, there ought to be an amendment because the general rule, subject to no doubt certain exceptions, is that the court should always allow an amendment where any loss to the opposing party can be compensated by cost. Bombay High Court ने बोला उस context में कि इस सूट में एक्चुअली मिसडिस्क्रिप्शन का मैटर था. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि अगर सूट किसी ऐसे पर्सन के नाम पे फाइल किया जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियलिटी में, ठीक है, ही डजंट एग्जिस्ट,
तो ऐसी सिचुएशन में तो अमेंडमेंट नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट क्योर नहीं कर पाएगा, बिकॉज सूट वुड बी एन नलिटी। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में प्लेंटिफ्स का मिस डिस्क्रिप्शन है, कोई मिस्टेक हो गई है, नाम गलत लिख दिया है, या कोई पार्टी ये बिलीव करती है कि उसके पास बोनाफाइड राइट टू सू है, पर राइट टू सू उसके पास नहीं है, उसके प्रिंसिपल के पास है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अमेंडमेंट अलाउ कर देना चाहिए। नाउ दिस इज द सेकेंड सिचुएशन, ये मिस डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। प्रिंसिपल एक एक लाइन के हैं, आप इन पूरे केस लॉ से अगर गैदर करें, यू कैन रिड्यूस इट टू अ सिंगल लाइन। हर एक केस लॉ से आप एक लाइन का प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन एक लाइन का प्रिंसिपल निकाल के समझने में आपको टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उससे पहले आपको पूरा केस लॉ जानना होता है। अब आप केस लॉ जान जाते हैं तो आप उस लाइन का पूरा स्कोप समझ सकते हैं कि ये इसका स्कोप है, इसके बाहर से नहीं। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू डिस्कस दीज केस लॉज। Now, the next judgment that was considered was the judgment of L.J. Leach and Company and another versus Jardine and Skinner and Company. Very important judgment. It is also a locus classicus. In this case, a suit for damages for conversion of goods was filed by plaintiff was decreed by trial court. Suit किस लिए? Suit for damages for conversion of goods. ठीक? Suit file किया गया damages के लिए, claim क्या है? Conversion of goods. It was filed by the plaintiff or trial court decreed the suit. But the decree was set aside by the High Court. In appeal before Supreme Court, the plaintiff applied for amendment of the plaint by raising an alternative claim for damages for breach of contract for non-delivery of goods. ये दूसरा claim था, ठीक है, जो वो amendment के through add करना चाहते थे. The amendment was resisted by the defendant, contending that it sought to introduce a new cause of action, which was barred by limitation on the day of amendment. Hence, it would seriously prejudice the defendant. Supreme Court said कि we do see a considerable force in your objection that the plaintiff is seeking to introduce a new cause of action which is barred by limitation on the day the amendment was being sought. However, in view that the prayer in amendment was not foreign to the scope of the suit, and all the necessary facts and evidences were on record, the amendment should have been allowed. कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ कर दिया क्योंकि कोर्ट ने एक ऐसा सिनेरियो देखा कि देखिए जो भी नेसेसरी फैक्ट्स प्लीड करने हैं उस नए कॉज ऑफ एक्शन के मैटर में, उसमें जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं, उसके रिलेशन में एविडेंस भी रिकॉर्ड पे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अमेंडमेंट अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। यहां पे कोर्ट ने मिनी ट्रायल नहीं देखा, कोर्ट ने ये नहीं किया कि इट इज कंसिडरिंग द ट्रूथहुड एंड फॉल्सहुड ऑफ द केस ऑफ द प्लेंटिफ ना, उसने ये देखा कि जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स प्लीड करने हैं वो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इस अमेंडमेंट को अलाउ करने से वी आर कॉजिंग ग्रेट प्रेजुडिस टू यू, ऑफ कोर्स वी विल कंपनसेट यू विद रिक्विजिट कॉस्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे बैलेंस किया इंटरेस्ट को, देयर वाज एन एक्सरसाइज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, एंड कोर्ट फाउंड, सुप्रीम कोर्ट फाउंड that the balance of interest tilted in the favor of the plaintiff more so than in the favor of defendant, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक्सेप्शनल सिनेरियो में फॉल किया है, जनरली नहीं ग्रांट होती हैं ऐसी एप्लीकेशन, बट सिंस इट फेल विद इन एन एक्सेप्शनल सिनेरियो दैट इज व्हाई इट वाज ग्रांटेड। क्या ग्राउंड लिया था ग्रांट करने से पहले? ये था कि ऑल नेसेसरी फैक्ट्स वर ऑन रिकॉर्ड, हेंस वी कैन अलाउ दिस अमेंडमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है ऑर्डर 6 रूल 17 में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, तो मतलब अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो आप अपीलेट कोर्ट के सामने भी ग्रांट करवा सकते हो, रिविजनल कोर्ट के भी सामने ग्रांट करवा सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट बाउंड टू द ट्रायल, इट कैन बी टेकन एट एनी स्टेज, अपील, रिविजन, इवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही ग्रांट किए एलजे लीच में वर्सेस जारडाइन स्किनर के कंपनी वर्सेस जारडाइन स्किनर एंड कंपनी के केस में, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब है, एलजे लीच and another versus Jardine Skinner and company. Nonetheless, going further, the next case that was quoted was P.H. Patil versus K.S. Patil. In that case, A obtained a decree for possession against B. He was, however, obstructed in obtaining the possession by C in execution. A then filed a substantive suit against B and C. In the plaint,
except saying that he has obtained a decree against B, nothing more was stated by A. अपनी plaint में उसने बस इतना ही state किया, he has obtained a decree against B and nothing more was stated. Hence, he filed an application for amendment which was rejected by the trial court but allowed by the High Court. C approached the Supreme Court resisting this amendment. वो कहता है कि amendment कभी भी allow नहीं होना चाहिए था. Dismissing the appeal and confirming the order of the High Court, Supreme Court observed that the discretionary power of amendment was not exercised by the High Court on wrong principles. There was merely a defect in pleading which was removed by the amendment. The quality and quantity of relief sought remained the same. Since the amendment did not introduce a new case, the defendant was not taken by surprise. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बहुत राइटली ग्रांट की गई थी, और आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्यों राइटली ग्रांट की गई थी. भाई उसने डिक्री ऑब्टेन की बी के खिलाफ, उसके बाद सी ने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन पे ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो ए ने एक सब्सटेंशियल सूट फाइल किया बी और सी दोनों के खिलाफ, लेकिन प्लेंट में सिर्फ इतना ही बताया कि इज ऑब्टेन्ड अ डिक्री अगेंस्ट बी, और कुछ सब्सटेंशियल मैटर सी के खिलाफ नहीं बोल पाया. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक डिफेक्ट हो गया था वो चीज़ लिखने में. तो कोर्ट ने बोला कि इट इज मेयरली अ ट्रिवियल डिफेक्ट इन प्लीडिंग, जिसको रिमूव कर दिया गया था बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट. सो हाई कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड हिज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑन राइट प्रिंसिपल्स. ठीक, क्योंकि फर्स्ट रीजन इज दिस दैट द अमेंडमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू केस, and since it did not introduce a new case, the defendant was not taken by surprise. Secondly, the quality and the quantity of the relief sought are entirely the same. They don't change at all. ठीक. Then we move on to the next case, that is Purushottam Umed Bhai versus Manilal and Sons. In that case, a suit was instituted in the name of the firm by the partners doing business outside India. It was held that there was only misdescription of the plaintiff. The plaint in name of the firm was not nullity and could be amended by substituting name of the partners. Basically ये हुआ था यहाँ पे सूट में कि इन्होंने अपनी प्लेंट फाइल करते हुए मिसडिस्क्रिप्शन कर दिया था, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप इंडिया के बाहर थी, इंडिया के अंदर नहीं थी. तो ऐसी सिचुएशन में इनको अपने इंडिविजुअल नेम्स पे सू करना चाहिए था, बट इन्होंने सू किया किसके नाम पे, फर्म के नाम पे. तो यही चीज़ वो अमेंड करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि देयर इज़ अ स्मॉल मिसडिस्क्रिप्शन. तो कोर्ट ने उसको अलाउ किया कि दैट इज़ नॉट सच अ सब्सटेंशियल मैटर जिसकी वजह से अमेंडमेंट रिफ्यूज़ कर दिया जाए. तो आप देख रहे हैं कि जनरली मिसडिस्क्रिप्शन के केस में अमेंडमेंट की प्रेयर ग्रांट होती है. ठीक है, व्हेन देयर इज अ मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, देन जनरली द प्रेयर ऑफ अमेंडमेंट इज ग्रांटेड. Similar was the case of Ganesh Trading Company versus Moji Ram. Supreme Court reiterated the law laid down in Purushottam Umed Bhai. Supreme Court said in that judgment that it is true if a plaintiff seeks to alter the cause of action itself and to introduce entirely a new cause of action and introduce indirectly through an amendment in his pleadings an entirely new or inconsistent cause of action, amounting to virtually substitution of a new plaint or a new cause of action in place of what was originally there, the court will generally refuse to permit it if it amounts to depriving the party against which the suit is pending of any right which it may have accrued in its favor due to lapse of time. But mere failure to set out even an essential fact does not by itself constitute a new cause of action. A cause of action is constituted by the whole bundle of essential facts which the plaintiff must prove before he can succeed in his suit. It must be antecedent to the institution of the suit. If any essential fact is lacking from the averments in the plaint, the cause of action will be defective. In that case, an attempt to supply the omission has been and could sometimes be viewed as equivalent to the introduction of a new cause of action, which, cured of its shortcoming, has really become a good cause of action. This, however, is not the only possible interpretation to be put on every defective state of pleadings. Defective pleadings are generally curable if the cause of action sought to be brought out was not ab initio completely absent. Even very defective pleadings may be permitted to be cured so as to constitute a cause of action where there was none,
provided necessary conditions such as payment of either any additional court fee which may be payable or cost to the other side are complied with. It is only if the lapse of time has barred the remedy on a newly constituted cause of action that the court should ordinarily refuse prayers for amendment of pleadings. So last part थोड़ा important है. कोर्ट ने बोला कि ऑर्डिनरली क्या होता है कि बहुत डिफेक्टिव प्लीडिंग्स भी क्योरेबल होती हैं जब तक जो कॉज ऑफ एक्शन जो है उनका वो एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि द कॉज ऑफ एक्शन जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दैट वाज टोटली एब्सेंट इन द प्लीडिंग्स. उसका सेम्बलेंस भी एग्जिस्ट करता है, देन इट कैन बी अलाउड टू बी करेक्टेड. कभी कभी कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको स्पेशली प्लीड करने होते हैं, आप प्लीड करना भूल गए, डजंट मैटर, यू कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट. और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? यू हैव टू पे द एडिशनल कोर्ट फी दैट मे बी पेबल, यू हैव टू पे कॉस्ट टू द अदर साइड. ये दोनों आप कंप्लाई कर लीजिए. जब लैप्स ऑफ टाइम की वजह से जब रेमेडी ही बार हो जाती है लिमिटेशन में ऑन अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉज ऑफ एक्शन, तब कोर्ट ऑर्डिनरली रिफ्यूजेस द प्रेयर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. क्योंकि नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अ लीगल राइट हैज अक्रूड टू द अदर साइड, दैट इज व्हाट, द डिफेंस ऑफ लिमिटेशन. उसी सिचुएशन में ऑर्डिनरली कोर्ट रिफ्यूज द प्रेयर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग वेयर a newly constituted cause of action is sought to be introduced which is barred by limitation. ठीक? The next case is Lakshmi Das Daya Bhai versus Nana Bhai Chunilal. In this case, the defendants prayed for amendment by treating a counterclaim as cross suit. This was objected by plaintiff inter alia on the grounds of limitation. The amendment was however allowed. When the matter reached Supreme Court, then the Supreme Court affirmed the order of the High Court and stated that it is no doubt true that save in exceptional circumstances the leave to amend under Order 6 Rule 17 of the CPC will ordinarily be refused when the effect of the amendment would be to take away from a party a legal right which is accrued to him by a lapse of time. But this rule can apply only when either fresh allegations are added or fresh relief sought by the way of amendment. Where, for an instance, an amendment is sought which merely clarifies an existing pleading and does not in substance add to or alter it, it has never been held that the question of bar of limitation is one of the questions to be considered in allowing such clarification of a matter already contained in original pleading. इन अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट आपसे क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, जब अमेंडमेंट ऐसा है जो सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है एग्जिस्टिंग प्लीडिंग को, तो ऐसी सिचुएशन में वो जनरली अलाउड होता है और ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन कंसिडर नहीं किया जाता है. ये जो बार ऑफ लिमिटेशन वाला जो रूल है जिसमें आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स नहीं अलाउ करते, वो रूल तब अप्लाई करता है कि जब फ्रेश एलिगेशंस ऐड किए जाते हैं या फ्रेश रिलीफ सॉट की जाती हैं बाय अ पार्टी बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट. तभी सिचुएशन में देखा जाता है कि अगर ये जो रिलीफ या जो एलिगेशंस या जो क्लेम है इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, तो इट वुड कॉज प्रेजुडिस टू द अदर साइड. सो अनलेस एंड अनटिल इट फॉल्स विद इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट जनरली डजंट ग्रांटेड. लेकिन जहां पे द अमेंडमेंट मियरली क्लैरिफाइज एन एग्जिस्टिंग प्लीडिंग, कोई ऑल्टरेशन एडिशन नहीं कर रहा बट क्लैरिफाई कर रहा है, तब उसमें बार टू लिमिटेशन का जो क्वेश्चन है वो कंसिडर नहीं किया जाता. देन कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट सिंस देयर वाज नो एडिशन टू द अवर्मेंट्स और रिलीफ, इट वाज नॉट पॉसिबल टू अपहोल्ड द कंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ that by conversion of written statement into a plaint in cross suit, a fresh suit was made or a new relief was sought. To the facts of the present case, therefore, the decisions holding the amendments could not ordinarily be allowed beyond the period of limitation and the limited exceptions to that rule have no application. मतलब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि कोई एडिशन नहीं है अवर्मेंट्स में, ना कोई एडिशन है रिलीव्स में. तो कंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ है ना कि उन्होंने कहा है कि जो डिफेंडेंट है वो क्रॉस सूट में फ्रेश क्लेम्स ऐड कर रहा है या न्यू रिलीफ ऐड कर रहा है. तो प्रेजेंट केस में हमें ऐसा नहीं लगता है
कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं विच होल्ड दैट द अमेंडमेंट्स कुड नॉट ऑर्डिनरली बी अलाउड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन and its limited exceptions have an application to the present set of circumstances. In other words, basically Supreme Court simply said कि नहीं, आपका contention गलत है. ठीक है, जो आपका जो original contention था कि conversion of written statement into a plaint in a cross suit, a fresh claim or a new relief is sought which is barred by limitation, this contention is entirely incorrect. वहाँ पे जो भी written statement या cross suit में वो जो भी add कर रहे थे by the way of an amendment, that was merely a clarification. कोई नई relief या कोई fresh averments नहीं थे. ठीक है, he was simply asking to treat my counterclaim as a cross suit. That's it. ठीक है. Next was the judgment of Jai Jai Ram Manohar Lal versus National Building Material Supply. In that case, A sued B in his individual name, but afterwards sought leave to amend the plaint to sue as a proprietor of a joint Hindu family business. The amendment was granted and the suit was decreed. The High Court, however, reversed the decree, observing that the action was brought by a non-existing person. ठीक है? Reversing the order of the High Court, Supreme Court said that the rules of procedure are intended to be a handmaiden of the administration of justice. A party cannot be refused a just relief merely because of some mistake, negligence, or inadvertence, or even infractions of the rules of procedure. The courts always gives leave to amend the pleading of a party unless it is satisfied that the party applying was acting malified or that by his blunder he has caused injury to his opponent, which may not be compensated for by an order of cost. However negligent or careless may have been the first omission, and however late the proposed amendment, the amendment may be allowed if it can be made without the injustice to other side. The next case that we deal with is Gangabai versus Vijay Kumar. ये law of limitation और amendment of pleading वाले point पे बहुत leading case है, Gangabai versus Vijay Kumar. अब इसमें एक appeal was filed against a mere finding recorded by a trial court. After a lapse of more than 7 years, amendment was sought by which a preliminary decree was challenged, which was granted by the High Court by a laconic order. Laconic मतलब जिसमें ज़्यादा शब्द ना यूज़ किए गए हों, a few words, जिससे सीमिंगली ये नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर की रीजनिंग क्या थी. बहुत कम शब्दों में ऑर्डर ग्रांट किया गया है और रीजनिंग भी बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन की गई है. ठीक है, तो लैकॉनिक का कंटेक्स्ट के अंदर मतलब है कि द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इज़ नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड. ठीक है, इस कंटेक्स्ट में. और लैकॉनिक का लिटरल मतलब होता है where a person uses minimum number of words or is very concise to the point of being sort of rude or mysterious. ठीक है. When the matter reached Supreme Court set aside the order of the High Court and stated that the preliminary decree has remained unchallenged since September 1958, and by the lapse of time a valuable right has accrued in the favor of the decree holder. The power to allow an amendment is undoubtedly wide and may at any stage be appropriately exercised in the interest of justice, the law of limitation notwithstanding. But the exercise of such power and such far-reaching discretionary powers is governed by judicial considerations, and wider the discretion, the greater ought to be the care and circumspection on the part of the court. Since the High Court's order was very laconic in nature, Supreme Court set aside the order of the High Court. Keep in mind, High Court granted the prayer for amendment in this case, which the Supreme Court found that was not proper. The next case was Haridas versus Godhraj Rustam. In this case, the Supreme Court stated that it is well settled that the court should be extremely liberal in granting prayers for amendment of pleading unless serious injustice or irreparable loss is caused to the other side. It is also clear that the revisional court ought not to lightly interfere with the discretion exercised in allowing amendment in the absence of cogent reasons or compelling circumstances. मैंने आपको पहले ही बताया, रिविजनल कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है ये प्रेयर, अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, ट्रायल कोर्ट भी कर सकता है, etc. You can understand that. See, the power of granting amendment is very, very wide.
Remember, Rule 17 starts with court may at any stage of the proceedings. ये नहीं बोला at any stage of the suit. It says at any stage of the proceedings. Revisional proceeding हो, appellate proceeding हो, कोई भी proceeding हो, the court can grant the prayer of amendment. ठीक? That is why the court said so in this case कि extremely liberal होना चाहिए, बस कुछ considerations हैं. अब देखिए ये सारे rules frame हुए हैं और इतना liberal है, उसके बाद फिर courts कहते हैं कि delay हो रहा है. ये भी सोचने की बात है कि एक तरफ इतना लिबरल बनाए हुए हैं, फिर केस 10 साल के लिए डिस्पोज रहता है, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगी रहती है कोर्ट के सामने. तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ कैच 22 फॉर द कोर्ट. द नेक्स्ट केस दैट वाज डिस्कस्ड वाज बीके नारायण पिल्लई वर्सेस परमेश्वरम पिल्लई. A suit was filed. In that case, a suit was filed by A for recovery of possession from B, alleging that B was a licensee. In the written statement, B contended that he was a lessee. After the trial began, he applied for amendment of the written statement by adding an alternative plea that in case B is held to be a licensee, the license was irrevocable. The amendment was refused. ठीक है, सुनिए मैं फिर से बताता हूँ. A filed, क्या कहते हैं, a suit was filed by A for the recovery of possession from B, alleging that B was a licensee. ठीक है, it's a licensee, not lessee, licensee. In the written statement, B contended that he was a lessee. B ने contend किया कि वो lessee है, licensee नहीं है. After the trial began, B applied for an amendment of a written statement by adding an alternative plea that in case B is held to be a licensee, the license was irrevocable. मतलब वापस नहीं लिया जा सकता वो license. The amendment was refused. Now, setting aside the orders refusing the amendment, Supreme Court stated the purpose and the object of Order 6, Rule 17 is to allow either party to alter or amend his pleadings in such a manner and on such terms as may be just. The power to allow the amendment is wide and can be exercised at any stage of the proceeding in the interest of justice on the basis of guidelines laid down by various high courts and Supreme Court. It is true that the amendment cannot be claimed as a matter of right and under all circumstances, but it is equally true that the court should, while deciding upon such prayer, should not adopt hyper-technical approach. Liberal approach should be the general rule, particularly in the cases where the other side can be compensated by cost. Then it said that the technicalities of law should not be permitted to hamper the courts in the administration of justice between the parties. Amendments are allowed in pleadings to avoid uncalled for multiplicity of the litigation. The next judgment that the Supreme Court considered was Suraj Prakash Bhasin versus Raj Rani Bhasin. In this case, the Supreme Court held that the liberal principles which guide the exercise of discretion in allowing the amendment are that the multiplicity of the proceeding should be avoided, that the amendments which do not totally alter the character of a cause of action should be readily granted, while care should be taken to see that the injustice and prejudice of an irredeemable character are not inflicted on the opposite party under the pretense of amendment, that one distinct cause of action should not be substituted for another, and that the subject matter of the suit should not be changed by amendment. So you have seen that the first condition has remained the same and the second condition has remained the same. Now within those two conditions, there are further conditions that has to be satisfied. लेकिन वो दो main conditions के अंडर ही आती हैं. तो पहली condition क्या है? Whether the amendment is necessary to decide real controversy between the parties. The first condition that must be satisfied before the amendment can be allowed by the court is whether such an amendment is necessary for the determination of real questions in controversy. If that condition is not satisfied, the amendment cannot be allowed. This is the basic test which should govern the court's discretion in grant or refusal for an amendment. Then the second consideration is that no prejudice or injustice to the other party. The other important condition which governs the discretion of the court is the potentiality of prejudice or injustice which is likely to be caused to the other side. Ordinarily, if the other side is compensated by cause, then there is no injustice. But in practice, hardly any court grants actual cause to the opposite side. The courts have a very wide discretion in the matter of amendment of pleadings, but court's power must be exercised judicially and with great care. अब सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट को लेके रूल डिटरमाइन करता है.
कि कॉस्ट कैसे ग्रांट किया जाएगा अमेंडमेंट को लेके। देखिए पहले ये नहीं था, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दिस जजमेंट। जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है रेवा जीतू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी एंड सन्स, डिसाइडेड ऑन 9 October 2009. Supreme Court said that the courts have consistently laid down that for unnecessary delay and inconvenience, the opposite party must be compensated with cost. The imposition of cost is an important judicial exercise, particularly when the courts deals with the cases of amendment. The cost cannot and should not be imposed arbitrarily. In our view, the following parameters must be kept into consideration while imposing the cost. These factors are illustrative in nature and not exhaustive. First, at what stage is the amendment sought? While imposing the cost, it should be taken into consideration whether the amendment has been sought at a pre-trial stage or a post-trial stage. Third is the financial benefit derived by one party at the cost of other party should be properly calculated in terms of money and the cost be awarded accordingly. Then, the imposition of cost should not be symbolic but realistic. Fifth, the delay and inconvenience caused to the opposite side must be clearly evaluated in terms of additional and extra court hearings, compelling the opposite party to bear extra cost. Sixth, or in the cases of appeals to High Court, the victim of amendment is compelled to bear considerable additional cost. All these aspects must be carefully taken into consideration while awarding the cost. The purpose of imposing the cost is to A. discourage malified amendments designed to delay the legal proceeding, B. to compensate the other party for delay and inconvenience caused, C. to compensate the other party for avoidable expenses on the litigation which has to be incurred by the opposite party for opposing the amendment, and D. to send a clear message that parties have to be careful in drafting the original proceedings. Now, on critically analyzing both English and Indian cases discussed, some basic principles emerge which ought to be taken into consideration while allowing or rejecting an application for amendment. First, whether the amendment sought is imperative for proper and effective adjudication of the case. Second, whether the application for amendment is bona fide or malified. Third, the amendment should not cause such prejudice to the other side which cannot be compensated adequately in terms of money. Fourth, refusing amendment would in fact result to injustice or lead to multiple litigation. Fifth, whether the proposed amendment constitutionally or fundamentally changes the nature or character of the case. And sixth, as a general rule, court should decline amendments if a fresh suit on the amendment claims could be barred by limitation on the date of application. Now, these are some of the important factors which must be kept in mind while dealing with the application filed under Order 6 Rule 17. These are of course only illustrative and not exhaustive. ठीक है? तो these were the principles that I want you to inculcate within yourself, क्योंकि ये general principles थे. अब general principles जब आप एक बार absorb कर लेंगे तब मैं बाकी चीज़ें आपसे discuss करने की position में आऊँगा. अब देखिए practically मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन उषा बाला साहेब स्वामी वर्सेस किरण अप्पाराव स्वामी के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेयर फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट है और प्रेयर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट है, ये दोनों थोड़ी डिफरेंट फुटिंग्स पे स्टैंड करती हैं. द जनरल प्रिंसिपल ये है दैट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन नॉट बी अलाउड सो एज टू ऑल्टर मटीरियली और सब्सटीट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन और अ नेचर ऑफ द क्लेम. इट अप्लाइज टू द अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट्स. ये प्लेंट या प्लेंटिव पे अप्लाई करता है ये रूल. ऑफकोर्स डिफेंडेंट थोड़ी ना कॉज ऑफ एक्शन लाता है, वो तो प्लेंटिव लाता है. तो जो जनरल प्रिंसिपल ये है ना दैट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन नॉट बी अलाउड सो एज टू ऑल्टर मटीरियली और सब्सटीट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन और द नेचर ऑफ द क्लेम. इट अप्लाइज टू द प्लेंट. It has no counterpart in the principles relating to the amendment of a written statement. Therefore, addition of a new ground of defense or substituting or altering a defense or taking into consideration inconsistent pleas in written statement would not be objectional while adding, altering or substituting a new cause of action in the plaint, okay, which may be objectional. In the case of amendment of a written statement, the courts are more liberal in allowing an amendment than that of a plaint, as a question of prejudice would be far less in former than in the latter case. Basically, what is the purport of the entire statement that I just gave is this कि देखिए
प्रैक्टिकली क्या होता है ना, जो प्लेंट के कंसिडरेशंस हैं उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि आपने जितनी भी बातें सुनी कि the amendment of pleadings cannot be allowed so as to alter materially or substitute a cause of action, ये अभी आप सुनते चले आ रहे हैं, क्यों, ये किस पे अप्लाई करेगा? कॉज ऑफ एक्शन कौन लाता है? प्लेंटिफ लाता है ना। तो इसका कोई काउंटर पार्ट क्या डिफेंस में है? रिटन स्टेटमेंट पे अप्लाई करता है सेम टाइप का प्रिंसिपल? द आंसर इज नो, इट डजंट। रिटन स्टेटमेंट में जहां पे डिफेंस क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, वहां पे एडिंग न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस या सब्सटीट्यूटिंग और ऑल्टरिंग अ डिफेंस या टेकिंग इनकंसिस्टेंट प्लीज इन द रिटन स्टेटमेंट is not considered as objectional as adding, altering or substituting a new cause of action in a plaint is considered objectional. आपने देखा है ना कि new cause of action या substituting the nature of the case और changing the fundamental character of the suit, इसको कोर्ट सीवियर मानता है, लेकिन ये प्लेंटिव के कंटेक्स्ट में है, ये सारी चीजें प्लेंटिव के कंटेक्स्ट में, डिफेंस के कंटेक्स्ट में उन केसेस में नहीं बोला है। डिफेंस के कंटेक्स्ट में यू डू नॉट फाइंड सच रूल्स, ऐसे रूल्स आपको डिफेंस के कंटेक्स्ट में नहीं मिलेंगे। तो किस रूल की बात कर रहा हूं? सिर्फ इस पार्ट के, कि वेयर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन नॉट बी अलाउड सो एज टू ऑल्टर मटेरियली और सब्स्टिट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन और द नेचर ऑफ द क्लेम। ये किस पे अप्लाई करता है? ये प्लेंटिफ पे अप्लाई करता है, बिकॉज इट इज बीइंग सेड इन रेफरेंस टू द प्लेंट। इट हैज नो काउंटर पार्ट इन प्रिंसिपल विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट। बाकी प्रिंसिपल्स तो दोनों पे अप्लाई करते हैं, बस इस प्रिंसिपल्स में मैं क्लैरिफिकेशन आपको देना चाह रहा था। अगर आपको इसका कोई साइटेशन कोट करना हो, यू कैन ऑलवेज कोट उषा बाला साहेब स्वामी वर्सेस किरण अपासो स्वामी, एंड द साइटेशन इज AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1663। अब थोड़ा एडवांस पॉइंट है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। सो आज के लिए जनरल प्रिंसिपल्स इतना ही। जनरल प्रिंसिपल्स मैंने मेजॉरिटी में ख़त्म कर दिए। एक और केस लॉ मैं कोट करूँगा, वो है आपका, जो आपको एग्जाम में भी कोट करना होगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। उसमें प्रिंसिपल्स पे आपको मेन ध्यान देना है। जजमेंट का नाम ना भी याद रहे तो चल जाएगा, याद रहते तो अच्छा है, ना भी याद रहे तो भी चलेगा। वैसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने कोट किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेवा जीतू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी के जजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट जजमेंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बुक्स में आपको अक्सर मिल जाएगा, वो है दलीप कौर वर्सेस मेजर सिंह। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इट वाज डिसाइडेड ऑन 17 अगस्त 1995। इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे प्लीडिंग्स, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को लेके। एक बार इनको भी सुन लीजिए क्योंकि आपको लिखने होंगे। 9 प्रिंसिपल्स हैं टोटल में। पहला प्रिंसिपल ये है कि ऑल अमेंडमेंट शुड बी अलाउड विच आर नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल कॉन्ट्रोवर्सीज इन द सूट। Second is the proposed amendment should not alter or substitute the cause of action on the basis of which the original suit was filed or the original list was raised. Third is inconsistent and contradictory allegations in negation of the admitted positions of fact or mutually destructive allegations of fact would not be allowed to be incorporated by the means of an amendment. ठीक है, inconsistent and contradictory allegations in negation of the admitted position of the facts, मतलब जो एडमिट कर लिए गए हैं, या म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव एलिगेशंस ऑफ फैक्ट्स वुड नॉट बी अलाउड टू इनकॉर्पोरेटेड बाय द मींस ऑफ एन अमेंडमेंट। मतलब मान लीजिए एक पार्टी कह रही है कि हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और फिर दूसरी प्ली उसने ये ली है कि हमारी फैमिली जो है वो सेपरेट कर गई है और हमारी प्रॉपर्टी सेपरेट है। तो इनकन्सिस्टेंट एलिगेशन हो गए विद रिगार्ड टू द सेम मैटर, हो गए कि नहीं? तो ऐसे म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव एलिगेशन जनरली अलाउ नहीं किए जाने चाहिए बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट। जबकि आप ओरिजिनल प्लीडिंग में लिख सकते थे चाहें तो, लेकिन जनरली इट शुडंट बी अलाउड बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट। फोर्थ इज proposed amendment should not cause prejudice to the other side which cannot be compensated by the means of cost. Fifth is amendment of a claim or relief barred by time should not be allowed. Sixth is that no amendment should be allowed which amounts or results in defeating the legal right of the opposite party on account of lapse of time. Seventh is no party should suffer on account of technicalities of law, and the amendment should be allowed to minimize the litigation between the parties. Eighth is the delay in filing the petition for amendment of pleading should be properly compensated by cost. And ninth is error or mistake which if not fraudulent should not be made ground for rejecting the application for amendment of pleadings. So these are the principles, these are the general principles. आज के लिए मुझे जनरल प्रिंसिपल डिस्कस करना था, जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस कर दीजिए, कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कल
मैं जरा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे elaborate करूंगा विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक एंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला जो पॉइंट है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स को समझने के बाद ही आप लॉ ऑफ लिमिटेशन वाला पॉइंट समझ पाएंगे ढंग से. सो absorb these general principles, inculcate these habits within yourself कि आप जनरल प्रिंसिपल्स को अपना एक प्राइमरी गाइड बनाएं हर चीज़ में. लॉ के किसी भी मैटर में यू हैव टू फर्स्ट रेफर टू द जनरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए एक्यूरेटली लॉ वही होता है विच हैज़ बीन लेड डाउन बाय द कोर्ट्स. प्रैक्टिकली वही काम करता है. ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट द बेयर एक्ट, पर बेयर एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन दिया है कोर्ट्स ने वही एक्चुअली में बेयर एक्ट की ट्रू मीनिंग है. तो वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फोकस ऑन दीज एंड ट्राई एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम इफ यू कैन. प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है. केस लॉ का नाम नहीं भी याद रहता तो ठीक है, पर प्रिंसिपल्स याद रहने चाहिए. ठीक, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.